इकिगाई चैप्टर 6 जापान के शतायु लोगों की सीख, खुशहाली और लंबी आयु के लिए जापान के रीति रिवाज और कहावतें। हमें ओगी में पहुंचने के लिए टोक्यो से ओकिनावा की राजधानी नाहा एक करीब 3 घंटे उड़ान भरनी थी। कुछ महीने पहले हमने उस गांव के मुखिया को फ़ोन करके अपने आने का प्रयोजन बताया था। वहां के सबसे लंबी आयु के लोगों से मुलाकात करने की इच्छा भी हमने जाहिर की थी। काफ़ी चर्चा के बाद हमें सहमति मिली। तब हमने उसी गांव के नज़दीक एक कमरा भाड़े पर लिया। किताब का काम शुरू करने के करीब 1 साल बाद हमें ऐसे लोगों के बीच पहुंचे जो सबसे लंबी आयु के लोग थे। हमें महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर समय थमसा गया है, रुक गया है, क्योंकि वहाँ के लोग आज अभी यही वाली भावना में ही जी रहे थे। ओगी में पहुंचे। नाहा से 2 घंटे ट्रैफिक के बीच में से यात्रा करने के बाद हम कम भीड़ वाले इलाके में पहुंचे। हम जिस रास्ते से जा रहे थे उसके एक और समुद्र भी था और दूसरी ओर यानबारू जंगल से भरा हुआ था। 58 क्रमांक के रास्ते से जाते हुए हम नागो पहुंचे। यहाँ पर ओकिनावा की मशहूर ओरियन बियर बनाई जाती है। इस मार्ग से जाते हुए पहाड़ के बाजू में छोटे छोटे घर के दुकानें देखने को मिल सकती हैं। छोटी छोटी दुकानों को पार करके हम ओगिमी नगर पालिका के पास पहुंचे, लेकिन उस इमारत से हमें कुछ भी खास नहीं दिखाई दिया। जीपीएस की मदद से हम अपने तय स्थान पर पहुंच गए। यह इमारत काफ़ी पुराने तरीके से बनाई गई थी और महामार्ग से लगकर ही थी। तायरा नाम की एक महिला वहाँ हमारी राह देख रही थी। हम दरवाजे से अंदर गए। तायरा के बाजू में एक छोटे कद की महिला खड़ी थी। उसने हंसकर हमारा स्वागत किया और अपना नाम यूकी बताया। वह तुरंत हमारा स्वागत करने के लिए अपनी जगह से उठी और हमें कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया। उन्होंने हमें ग्रीन टी और शिकुवासा नाम का बहुत ही पौष्टिक फल दिया। तायरा हमारे औपचारिक वेशभूषा में सामने बैठी और उसने हमें अहम दस्तावेज फाइल दिखाई। यूकी उनके बाजू में ही बैठी थी। उनके पास जो फाइल थी उसमें शहर में रहने वाले लोगों की उम्र और क्लब यानी मोवाई के अनुसार विभाजित करके लिस्ट बनाई हुई थी। तायरा ने बताया कि ये सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और संग में मिलकर रहते हैं। यही ओगिमी की विशेषता है। मोवाई किसी ठोस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया गुट नहीं होता, वे एक परिवार की तरह काम करते हैं। तायरा ने बताया कि यह स्वयं सेवा से चलने वाला गुट होता है और उसमें बाकी चीज़ों को पैसे से ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसी वजह से लोग प्रेरित होकर काम करते हैं। इसमें सभी को सम्मिलित होने का मौका मिलता है और सरकार सभी को काम बांट देती है। इसकी वजह से सभी के अंदर ऐसी भावना होती है कि वे महत्वपूर्ण है और इस समाज का एक अंग है। केप हेडो द्वीप समूह की धुर उत्तर दिशा वाले बिंदु से ठीक पहले ओगिमी कस्बा आता है। वहाँ के पहाड़ से हम पूरा ओगिमी कस्बा एक साथ देख सकते हैं। यहाँ से देखने पर बहुत कम घर दिखाई देते हैं और ज़्यादातर इलाका हरे पेड़ों से ढका हुआ दिखाई देता है। यहाँ लगभग 3200 लोग रहते हैं। सामाजिक जीवन। हमें ओगी में एक छोटे से होटल में खाना खाने के लिए बुलाया गया था। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि वहाँ सिर्फ 3 ही टेबलें आरक्षित करके रखी गई हैं। कोई हर्ज नहीं। हम चुराओमे में जाते हैं, वहाँ खाली होगा। यूकी अपनी कार की ओर जाते हुए बोली। 88 वर्ष की होने के बावजूद वह काफ़ी अच्छे तरीके से कार चला रही थी और इसका उन्हें अभिमान भी था। उनके साथ काम करने वाला उनका सहायक 99 साल का था और उसने भी हमारे साथ पूरा दिन बिताने का वादा किया था। उनके साथ रहने के लिए हमें कई बार जोर से गाड़ी चलानी पड़ रही थी। हालांकि वहाँ के सड़कों पर ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा कठिन था। बहरहाल हम जंगल की दूसरी ओर पहुंचे। वहाँ के एक होटल में खाना खाने बैठे। मैं ज़्यादातर बार रेस्तरां में नहीं जाती हूँ। यूकी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं जो भी खाती हूँ वहाँ ज़्यादातर मेरे बगीचे से उगाई गई सब्जियों से बना हुआ होता है। मैं मछलियाँ हमेशा अपने पुराने दोस्त तनाका से खरीदती हूँ। यह रेस्तरां समंदर के पास ही था। स्टार वॉर्स फिल्म में जैसा ग्रह टेटुइन दिखाया गया तो उसी प्रकार का था। उस रेस्तरां में मेन्यू कार्ड में लिखा था कि हम गांव के बगीचे में उगी जैविक व मौसमी सब्जियों से स्लो फूड बनाते हैं। मुझे लगता है कि खाना जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। यूकी ने अपने विचारों को सबके सामने रखा। उनको बातचीत का शौक था। स्थानीय सरकार और संचालित कई सारी संस्थाओं के प्रमुख पदों पर काम करने की वजह से उनके पास बोलने का तजुर्बा और अधिकार दोनों थे। खाने से आपकी लंबी आयु पर सच में कोई प्रभाव नहीं होता है। खाने के बाद मिठाई के छोटे टुकड़े को मुंह में डालते हुए यूकी ने बताया कि असली वजह तो हंसते हंसते जीवन जीना और आज को अच्छे तरीके से बिताना है। ओगिमी में बार नहीं है, रेस्तराओं की संख्या भी कम है। हमारे यहाँ पर खुशी की व्याख्या अलग है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से सामाजिक केंद्रों में मिलते हैं। कस्बे की 17 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है।
हर हिस्से का एक प्रमुख होता है और कुछ लोगों को कला, त्योहार, सामाजिक कार्यों, लंबी आयु जैसे विभागों के लिए नियुक्त किया जाता है। यहाँ के लोग लंबी आयु विभाग की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें एक छोटे से हिस्से के एक सामाजिक केंद्र की ओर से न्योता आया था। हमें जिस जगह पर जाना था वह जगह यानबारू जंगल में थी और पुरानी इमारत भी थी। वह जगह महत्वपूर्ण थी। यानबारू जंगल के बुनाग्या स्प्रिट्स बुनाग्या जादू जीवों में यानबारू रोगी में जंगल और उसके आसपास के कस्बों में रहते हैं। वे छोटे बच्चों की तरह दिखते हैं और उनके साथ बाल लंबे व लाल होते हैं। उनको जंगल में खासकर गजोमारू यानी बरगद के पेड़ पर रहना पसंद है। उनको समुद्र के किनारे मछली मारना भी पसंद है। ओकिनावा की कई सारी कथाएं बुनाग्या स्पिरिट्स के बारे में ही है। वे काफ़ी खुशमिजाज और अनपेक्षित बर्ताव करते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि बुनाग्या को पहाड़, नदियाँ, समुद्र, पेड़, पृथ्वी, हवा और जानवर पसंद आते हैं। अगर आपको उनके साथ दोस्ती करनी है तो आपको कुदरत के प्रति आपके मन में जो आदर है उसे व्यक्त करना पड़ता है। जन्मदिन की पार्टी। हम उस सामाजिक केंद्र पर पहुंचे। वहाँ लोग लगभग 20 लोग थे और उन्होंने हमारा जोरदार स्वागत किया। उन्होंने हमें बताया कि हमारे समूह के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 83 साल है। हमने टेबल पर ग्रीन टी के साथ उनसे वार्तालाप भी किया। उसके बाद हम पास के खुले मैदान में आए और वहाँ पर 3 लोगों की जन्मदिन की पार्टी थी। उसमें एक महिला 99 साल की थी, एक 94 साल की थी और यंग मैन की उम्र 89 होने वाली थी। हमने गाँव में गाए जाने वाले कुछ गाने गाए और अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे कहकर कार्यक्रम समाप्त किया। 99 साल की महिला ने मोमबत्ती फूंक कर पार्टी में आए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। हमने घर में ही बनाया हुआ शिकुवासा का केक खाया और जैसे कि किसी 20-22 साल के लड़के का जन्मदिन बनाते उसी प्रकार नाचते गाते जन्मदिन बनाया। हमारी यह पहली पार्टी थी, लेकिन वहाँ की यह हफ्ते भर के प्रवास की आखिरी पार्टी नहीं थी। हम वहाँ के लोगों के साथ कराओके करने वाले थे। हालांकि वहाँ के लोग हमसे भी अच्छा गाते थे। हम उनके पारंपरिक समारोह में सम्मिलित हुए, उनके साथ पहाड़ की तलहटी में खाना खाया और नाच गाने के साथ उनकी खुशी में शामिल हुए। हर दिन एक साथ खुशी से मनाओ। ओगी में जीवन शैली में समारोह को काफ़ी महत्व दिया जाता है। बुजुर्ग लोगों में काफ़ी मशहूर खेल गेट बॉल को देखने के लिए हमें बुलाया गया था। इसमें लकड़ी के हाथों से बॉल को मारा जाता है। कम जगह में और कम साधनों के साथ यह खेल खेला जाता है। इसीलिए जब 4 लोग है तो समय निकालकर इस खेल में जुट जाते हैं। वहाँ के लोग आपस में प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और सम्मिलित होने के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं होती। हम भी खेल में शामिल हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें 104 उम्र की महिला ने हरा दिया। सभी लोग खुश थे और हमारे चेहरे पर एक पराजय के भावों ने खुशी को गायब कर दिया था। गांव में रहने वाले लोगों की खुशी के लिए खेल समारोह और सामाजिक तालमेल के साथ आध्यात्मिक विकास को भी महत्व दिया जाता है। ओकिनावा के भगवान। ओकिनावा का महत्वपूर्ण धर्म है ryukyu शिंतो। ryukyu ओकिनावा के टापुओं के समूह का नाम है और शिंतो मतलब भगवान की ओर जाने वाला मार्ग। ryukyu शिंतो में चीन के ताओवाद, कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध धर्म की कुछ संकल्पनाएं हैं। शिंतो धर्म ऐसा मानता है कि कुछ लोगों के पास ईश्वरीय चैतन्य प्राप्त करने की क्षमता होती है। इसी के साथ पेड़ पौधे, जानवर, पत्थर और कुदरत की सभी चीज़ों ने भी ईश्वरीय चैतन्य होता है जिसका इंसान पर असर होता रहता है। प्राचीन समय से चले आ रहे इस धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कई सारी आत्माओं से मिलकर इस विश्व का निर्माण हुआ है। यह चैतन्य घर में, जंगलों में, पेड़ों में और पहाड़ों में भी होता है। शांत अंतःकरण से और धार्मिक विधि के द्वारा हम पवित्र माहौल में उस चैतन्य को अमृत कर सकते हैं। ओकिनावा ऐसे कई सारे पवित्र स्थानों से और जंगलों से भरा हुआ है। इसमें 2 महत्वपूर्ण मंदिर भी शामिल है। एक है ओटाकी और दूसरा है ओगांजू। हम ओगांजू मंदिर गए थे। यह एक छोटा सा मंदिर है जिसके बाजू में एक झरना है। यह काफ़ी खुला, हवादार और रोशनी युक्त है मंदिर है। धूप और खुशबू सभी ओर फैली हुई होती है। ओटाके मंदिर पत्थरों से बनाया गया है और वहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं। उनका मानना है कि हाँ, वहाँ पर आत्माएं जमा होती हैं। ओकिनावा धर्म और महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा सक्षम माना जाता है। युता ऐसी महिला होती है जिनके माध्यम से आत्माओं से संपर्क बनाया जाता है। जापान में पूर्वजों की पूजा करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। घर के सबसे बड़े बेटे के घर में एक छोटे से बुद्ध सुदान या देवी में इन पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना की जाती है। जितने बुजुर्ग उतने सशक्त। ओगी में हमारे पहले ही व्यस्त दिन थे,
लेकिन फिर भी आरामदायक थे। हम वहाँ के लोगों की तरह काम कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो यहाँ के लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन गौर से देखा जाए तो ये काफ़ी शांत और तनाव रहित दिखाई देते हैं। वे सभी अपने इकाई के हिसाब से काम करते रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भागदौड़ी जल्दबाजी नहीं होती है। वे खुशी के साथ काम करते हैं और साथ ही 200 साल पहले वाशिंगटन बर्ने के बताए गए सिद्धांत का पालन भी करते हैं। उसके अनुसार अगर आपको हमेशा खुश रहना हो तो कोई ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आपके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो तो और हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की उम्मीद होनी चाहिए होगी। में हमें अपने आखिरी दिन हम शहर के पास स्थित एक बाजार में खरीदारी करने के लिए गए। उस जगह पर सब्जी, ग्रीन टी, शुकुआसा का रस और चटनी से भरा हुआ पानी पीने को मिलता है। उन बोतलों पर लिखा था लंबी आयु के लिए पानी। हमने वह लंबी आयु देने वाली पानी खरीदा और समुद्र की ओर देखकर इस आशा से वह पानी पिया कि उस पानी की वजह से हमें भी स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की प्राप्ति होगी और हमें भी अपना एक गाय मिलेगा। उसके बाद हमने बुना गया की मूर्ति का फोटो लिया और फिर वहाँ पर लिखे हुए तमाम संदेश पढ़ने की शुरुआत की। उस शहर में से एक घोषणा जहाँ के लोग लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। 80 की उम्र में भी मैं छोटा ही था। जब मैं 90 साल का होने के बाद तुम्हें मिलने आऊँ तो मुझे 100 साल तक रुकने की सलाह देना। वयस्क और सशक्त। आपकी उम्र कितनी बढ़ जाए कभी भी अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होना। अगर आप लंबी आयु और स्वास्थ्य की खोज में हैं तो आपका हमारे गांव में भी स्वागत है। यहाँ आपको कुदरत का वरदान मिलेगा। हम दोनों मिलकर लंबी आयु के राज को उजागर करेंगे। 23 अप्रैल 1993 उगिम फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन क्लब्स। मुलाकात। हम जब वहाँ पर थे तब हमने कई बार लोगों से बातचीत की। उस दौरान हमने वहाँ के बुजुर्ग लोगों से उनकी लंबी आयु, तत्व विज्ञान और इकाई के राज पूछे। हमने उनसे कहा कि हमें उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, साथ ही उसे किताब में भी शामिल करना है। उन लोगों ने राज बताए वे इस प्रकार थे। चिंता नहीं करें। लंबी आयु का राज चिंता नहीं करना, मन में सदा युवा रहना और मन को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देना। खुले मन से और हंसते हंसते सामने आए इंसान का स्वागत करें। अगर आप खुले मन से और हंसते हंसते लोगों के सामने जाएंगे तो आपको पोतों समेत सभी लोग आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे। अगर आपको चिंता दूर करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ मिलजुल कर रहना और उनसे बातचीत करना। मैं रोज यह करता हूँ। मैं लोगों के पास जाता हूँ और हेलो करके बातचीत की शुरुआत करता हूँ। या मैं दोबारा मिलने का आश्वासन भी देता हूँ। फिर मैं घर आकर अपने बगीचे में लगी सब्जियों की देखभाल करता हूँ। दोपहर में दोस्तों से मिलता हूँ। हम सब इकट्ठा होते हैं। हम मिलने के लिए वजह नहीं ढूंढते और हम मिलने के बाद समस्याएं नहीं खोजते। इकट्ठा होने पर मजा करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। अच्छी आदतें। सुबह 6 बजे उठकर बगीचे में उगी सब्जियों की ओर देखना मुझे पसंद है। मैं वहाँ जाकर अपने लगाए हुए टमाटर और मैंडारिन संतरों को देखता हूँ। ऐसा करने से मुझे शांति और खुशी महसूस होती है। 1 घंटा बाद बगीचे में बिताने के बाद मैं घर आकर नाश्ता करता हूँ। मैं अपनी सब्जी अपने बगीचे में उगाती हूँ और उन्हें अपने लिए पकाती हूँ। यही मेरा इकाई है। बूढ़ा होने पर भी अपनी बुद्धि को तेज रखने की कला आपकी उंगलियों में है। अगर आपने अपने हाथों को सदा सक्रिय रखा है तो यकीनन आप 100 साल जिएंगे। मैं अलार्म लगाकर ठीक 4 बजे उठता हूँ। उसके बाद कॉफ़ी पीता हूँ, फिर हल्का सा व्यायाम करता हूँ। इस व्यायाम की वजह से मुझे दिन भर के लिए ऊर्जा मिलती है। मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। मुझे लगता है यही मेरी लंबी आयु का राज है। मुझे खाने में अलग अलग पदार्थ अच्छे लगते हैं, इससे मज़ा आता है। अगर आपने काम करना बंद कर दिया है तो आपका शरीर टूट जाता है। मैं उठते ही बुध सुदान में धूप लगाता हूँ। आपको हमेशा अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। मैं सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करता हूँ। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ और सुबह का समय बगीचे में सब्जियों के साथ बिताता हूँ। मैं हफ्ते में कम से कम एक बार दोस्तों के साथ नाचता हूँ। मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ और टहलने के लिए जाता हूँ। मैं रोज़ बिना चूके 250 प्रकार का व्यायाम करता हूँ। सब्जियाँ खाता हूँ। सब्जियाँ आपको लंबी आयु देती हैं। लंबी आयु के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती हैं: स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, अच्छा आहार और मित्र परिवार। अपने दोस्तों को रोज सींचें। दोस्तों के साथ रहना ही मेरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। हम रोज मिलते हैं और गपशप करते हैं। मेरे लिए ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे पता होता है कल हम दोबारा यहीं पर मिलेंगे और यह बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों और पहाड़ियों के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे आनंदित करने वाली बात है। अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करना ही मेरी लंबी आयु का राज है। मैं जब भी रास्ते से जाता हूँ तो स्कूल जाने वाले बच्चों को हेलो करता हूँ, जल्द मिलेंगे ऐसा कभी कहता हूँ। जो लोग कार से जाते हैं उनका अभिवादन करता हूँ और उनसे कहता हूँ गाड़ी धीमी चलाएं। सुबह 7:20 से 8:15 तक बजे तक मैं घर से बाहर रहता हूँ। सभी से मिलता हूँ और जब सभी निकल जाते हैं तो अपने घर लौटता हूँ। एक साथ गाना और चाय पीते पीते पड़ोसियों से गपशप करना मेरे विचार से मेरे जीवन की सबसे अच्छी बातें हैं। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, समंदर के किनारे टहलने जाता हूँ, फिर दोस्तों के पास जाकर चाय पीता हूँ। लोगों से मिलना और उनके साथ अलग अलग जगहों पर जाना ही मेरी लंबी आयु का राज है। आराम से और इत्मीनान से जीना ही मेरी आयु का राज है।
अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो यकीनन लंबी आयु पाएंगे। मैं कौड़ियों से चीज़ें बनाता हूँ, वही मेरी इकाई है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद मैं व्यायाम और नाश्ता करता हूँ। 7 बजे मैं काम की शुरुआत करता हूँ, 5 बजे तक या जब तक मन करता है, जब तक काम करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों से मिलने जाता हूँ। रोज़ नई नई चीज़ें करना और हमेशा व्यस्त रहते हुए एक समय में एक ही काम करना, यही मेरी लंबी आयु का राज है। मैं किसी भी काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ। जल्दी सोएं, जल्दी उठो, लंबी आयु पाएं। रोज सुबह टहलने जाएं, छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद लेने की कला सीखें और शांति से जिए। धूप हो, बारिश हो या सर्दी हो, हर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताएं। सकारात्मक बने। रोज सुबह उठने के बाद मैं अपने आप को बताता हूँ कि आज का दिन स्वास्थ्य ऊर्जा से भरा हुआ है और मैं उसका पूरा फायदा लूंगा। मैं 98 साल की हूँ, लेकिन अब अपने आप को युवा समझती हूँ। मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। हंसना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा हंसती रहती हूँ। मैं 100 साल तक जीऊँगी, यही मेरी बृहद प्रेरणा है। अपने पोते के साथ नाचो और गाना जीवन में सबसे अच्छी बात है। मैं यहाँ जन्म लेने के लिए सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं इसके लिए हर दिन धन्यवाद देता हूँ। ओगी में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है सदा मुस्कुराते रहना। मुझे इस गांव से जो भी मिला है उसे वापस देना ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं हमेशा स्वेच्छापूर्वक सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होता हूँ। उदाहरण के लिए मैं दोस्तों के लिए हमेशा अपने कार तैयार रखता हूँ। इसमें कोई राज नहीं है, जीते रहना ही इसके पीछे का राज है। ओगी में जीवन शैली के मुख्य बिंदु। हमने जिन जिन लोगों से बात की उन सभी के पास खुद की सब्जियों के बगीचे थे, चाय के बागान थे, आम और शिकुवासी के बगीचे थे। हर एक के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे घरेलू संबंध थे और वे एक दूसरे की काफ़ी अच्छी देखभाल करते थे। वे हमेशा आयोजन करते थे, छोटी छोटी बातों में आनंद लेते थे। नाच गाना और संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। वे सभी जीवन का एक अहम उद्देश्य रखते थे। उन सभी को अपना एक इकाई स्पष्ट था। वे उन चीज़ों का तनाव नहीं लेते थे, उनको अपनी संस्कृति और परंपराओं का भी मान था। काम कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, वे उसे उतने ही उत्साह के साथ पूरा करते थे। यहाँ के लोगों का यूं मारो मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर जीना अच्छा लगता था। वे खेती से लेकर इमारत बनाने जैसे हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। हमारे यहाँ से निकलने के एक दिन पहले वह वाली रात को खाना खाते वक्त हमारे मित्र मियागी ने बताया कि वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारे लिए घर बना रहे हैं और अगली बार ओगी में आने पर आप उस घर में रह सकते हैं। वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त रहते हुए भी आराम से रहने की कला उन्हें अच्छे तरीके से आती है। किसी बगीचे में बेंच पर खाली बैठे हुए कोई बुजुर्ग हमें कहीं भी पर भी दिखाई नहीं दिए। वे हमेशा घूमते रहते हैं, किसी से मिलते रहते हैं, गेट बॉल खेलते रहते हैं या कारोके गाते रहते हैं। चैप्टर 6 समाप्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।